आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस डेली वीडियो अपडेट्स। और अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करिएगा और आप जो भी स्कोर करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मन रीयूनिफिकेशन अकर्ड इन। जर्मन पुनर्मिलन हुआ। आपको बताना है कि जर्मनी का पुनर्मिलन कब हुआ था, यानी जर्मनी रीयूनिफाइड कब हुई थी। 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। वीडियो को पॉज किया करिए और आंसर्स आप लिखा करिए ताकि आप लास्ट में देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1990 में जर्मनी रीयूनिफाइड हुआ था। यहाँ पे देखिए रीयूनिफाइड कहा गया है, इसका मतलब जर्मनी इसके पहले भी यूनिफाइड हो चुका था, फिर टूटा और फिर से उसका रीयूनिफिकेशन किया गया। अब समझिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब नेपोलियन का टाइम था तब जर्मनी 300 हिस्सों में लगभग बटा हुआ था, पर नेपोलियन ने बहुत कोशिश की, कई जगह को उसने जीता और 39 पार्ट्स बचे। सबको जीत करके उन्होंने मिलाने की कोशिश की और सिर्फ 39 ही राज्य बचे थे जर्मनी के। अब उनमें आपस में व्यापार होने लगा था और व्यापार के कारण ही कहीं ना कहीं उनमें नेशनलिज्म की भावना भी होने लगी, राष्ट्रवाद की भावना। तो उन्हें लगा कि हमें एक हो जाना चाहिए और इसके लिए वियना कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें कि क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्ट मेनली दो में बट गए, दो भागों में, एक ऑस्ट्रिया में और एक प्रूशिया में। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया एक दूसरे में मिलने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। था यूं कि ऑस्ट्रिया में जो लोग थे वो पुरानी थिंकिंग के लोग थे, वो यूनिफिकेशन का सपोर्ट नहीं करते थे, और प्रूशिया में थोड़ा मॉडर्न थॉट के लोग थे। प्रूशिया के राजा उस समय थे विलियम। अब उन्होंने क्या किया कि बिस्मार्क को अपनी गद्दी दे दी थी। अब जब बिस्मार्क को उन्होंने गद्दी दी तो बिस्मार्क ही जी इसके पीछे थे जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो सका। इसके पहले भी प्रूशिया ने बहुत कोशिश की थी यूनिफिकेशन की, यहाँ तक कि प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया से कहा था कि चलिए डेनमार्क पर हम हमला करते हैं, क्योंकि डेनमार्क में जर्मनी स्पीकिंग लोग थे, जर्मन बोलते थे। तो जब इन लोगों ने डेनमार्क पर हमला किया, हमले के बाद भी ऑस्ट्रिया और प्रूशिया एक नहीं हुए और डेनमार्क को आपस में दोनों ने बांट लिया। लेकिन जब से बिस्मार्क सीन में आए उसके बाद से ये वहाँ पर प्रूशिया में बात उठाने लगे कि हमें जर्मनी को एक करना है, हमें ऑस्ट्रिया और प्रूशिया एक करना चाहिए। और इन्हीं की बातों का असर था कि प्रूशिया पूरा एक साथ खड़ा हो गया कि हाँ हमें एक होना चाहिए। फिर इन्होंने ऑस्ट्रिया को धमकाना शुरू किया कि देखो तुम हमारे साथ आ जाओ और अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर फ्रांस हमला कर देगा। जब इससे भी ऑस्ट्रिया नहीं माना तो ये फ्रांस के पास गए और इन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रिया पर हमला कर दीजिए। अब इस बात से ऑस्ट्रिया बहुत डर गया था और असलियत में ही फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया और उससे क्या हुआ कि उससे पूरा जर्मनी यूनिफाइड होकर फ्रांस के खिलाफ लड़ा और फाइनली 1871 को जर्मनी यूनिफाइड हो गया। अब ये तो हो गई एक बार यूनिफाइड की बात, यहाँ पर है रीयूनिफाइड। अब दोबारा जर्मनी क्यों बटा? देखिए, जब वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी हार गया था तो जीती हुई पार्टी कौन कौन सी थी? यूएसएसआर थी, यूएसए थी, फ्रांस भी था। तो इन्होंने सोचा कि हम जो विक्टर स्टेट जिनको हम जीते हुए हैं उन्हें हमें आपस में बांट लेना चाहिए। तो इन्होंने जर्मनी को बांटने का सोचा और जर्मनी को बांट दिया दो भागों में, एक ईस्टर्न ब्लॉक में और एक वेस्टर्न ब्लॉक में। ईस्टर्न ब्लॉक मिल गया यूएसएसआर को और वेस्टर्न ब्लॉक मिला यूएसए, यूके और फ्रांस को। इस तरह जर्मनी के दो स्टेट्स बन गए, एक हो गया वेस्ट जर्मनी और एक हो गया ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी का नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था और ईस्ट जर्मनी का नाम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। पर फाइनली जैसे इस क्वेश्चन में है कि 1990 को जर्मनी रीयूनिफाइड हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, स्टार वॉर्स रिफर टू। स्टार वॉर से तात्पर्य है ए ल्यूक स्काईवॉकर,
बी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, सामरिक रक्षा पहल, सी स्पेस बेल्ट न्यूक्लियर वार, अंतरिक्ष बेल्ट परमाणु युद्ध, डी स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन इनिशिएटिव, सामरिक विनाश की पहल। आपको यहां पर बताना है कि स्टार वॉर क्या था। बताइए इसका आंसर क्या हो। क्या आपने इसके पहले स्टार वॉर्स का नाम सुना था? जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करें। इसी से आपको कुछ नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए टॉपिक मिलेगा और नया कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए। अब इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था स्टार वॉर्स, यानी सामरिक रक्षा पहल। ये एक यूएस का वेपन रिसर्च प्रोग्राम था, 1984 में स्टार्ट किया गया था। किस लिए? टू एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजीज एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग अटैकिंग मिसाइल्स। इसे यूएसए ने ही किया था। ये शुरू हुआ था स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के तौर पर बाद में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इसका नाम स्टार वॉर्स कर दिया था, किसी फिल्म से नाम लेकर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिपेंडेंसी थ्योरी? निर्भरता सिद्धांत क्या है? ए, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रिचर कंट्रीज अदर ऑफन लीड टू सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द पुअर कंट्रीज। अमीर देशों में आर्थिक गतिविधि अक्सर गरीब देशों में गंभीर आर्थिक समस्याओं का कारण बनती हैं। बी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज इज पॉजिटिवली डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ रिचर कंट्रीज। गरीब देशों का अर्थशास्त्र विकास धनी देशों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक रूप से निर्भर है। सी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेनिफिशियल टू ऑल, आर्थिक विकास सभी के लिए फायदेमंद है। या डी, नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए डिपेंडेंसी थ्योरी किसकी बात करती है, यहां पर आपको ये बताना है। ए, बी, सी, डी में से बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बताइए डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रिचर कंट्रीज अदर ऑफन लीड्स टू सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द पुअर कंट्रीज। इसी की बात डिपेंडेंसी थ्योरी निर्भरता सिद्धांत करता है। इससे ए.जी. फ्रैंक जी जुड़े थे। अब डिपेंडेंसी थ्योरी का आप एक आइडिया समझ लीजिए कि ये बात करती है कि एक डेवलपिंग कंट्री क्यों नहीं डेवलप कंट्री बन पा रही, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस थ्योरी ने बताया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रही है। इन्होंने कहा कि जब एक डेवलपिंग कंट्री को लगता है कि वो वर्ल्ड मार्केट में पार्ट लेगी और वो फिर डेवलप्ड बन जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। वो जब एक विश्व स्तरीय के जब बाजार में वो भाग लेती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सेंटर में तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये तो केवल आउटर में ही रह जाती हैं। और होता यूँ है कि जो सेंटर में कंट्रीज हैं वो इन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं और ये एक्सप्लॉइट होती हैं। यही एक मेन कारण है कि ये डेवलप्ड नहीं बन पाती। ये इनका मिथ है कि अगर हम वर्ल्ड मार्केट में एंटर कर जाएंगे, पार्ट ले लेंगे तो हम डेवलप्ड बन जाएंगे। पर डिपेंडेंसी थ्योरी इस बात को नहीं मानती। ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक कारण है कि जो वर्ल्ड मार्केट में सेंटर में डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये आउटर में है और सेंटर में जो कंट्रीज हैं वो इन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं, इसी वजह से ये डेवलप्ड नहीं बन पा रही हैं। वहाँ पर अनइक्वल एक्सचेंज होता है डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच में। डेवलप्ड नेशन क्या करते हैं कि इनके रॉ मटेरियल्स लेकर के अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, कुल मिलाकर के इनका कोई फ़ायदा वहाँ नहीं होता। यही बात डिपेंडेंसी थ्योरी करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम-काशा रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेट्स टू। संचार संगतता और सुरक्षा समझौता हाल में ही समाचार में देखा गया है। आपको बताना है कि ये किसके साथ ये समझौता हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ, सार्क के साथ, आसियान के साथ या यूएसए के साथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सबने इसे सुना होगा, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाया रहा था। अब यहाँ आप बताइए कि ये किस नेशन के साथ हुआ है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ये अमेरिका के साथ साइन किया गया है। जब अमेरिका के साथ इंडिया की 2+2 डायलॉग हुई थी न्यू दिल्ली में 2018 में,
वहीं पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में ये है कि भारत को संवेदनशील सुरक्षा तकनीक अमेरिका अब बेच सकेगा। अब अपने इनक्रिप्टेड संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को भारत के साथ वो साझा कर सकेगा और अमेरिका के C-17, C-130 जैसे एयरक्राफ्ट का भी भारत अब इस्तेमाल कर सकेगा। ये कुछ मेन 3 पॉइंट्स इस एग्रीमेंट में थे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में कौन सी बात सही है, आपको यहां पर ये बताना है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ए है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यह व्यापार, राजनीति और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। बी, द एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO इज लोकेटेड इन बीजिंग। SCO का आतंकवाद रोधी ढांचा बीजिंग में स्थित है। बताइए अब कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल ए सही है या केवल बी सही है या दोनों ही सही है या फिर एक भी सही नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ए स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर। ये बात बिल्कुल सही है। बी है, द एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO इज लोकेटेड इन बीजिंग। ये गलत है। इसका एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर तो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, पर बीजिंग में नहीं है, ये ताशकेंत में है, उज्बेकिस्तान के। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना कब, 2001 में इसके क्रिएशन की अनाउंसमेंट हुई थी। हालांकि इसके पहले संघाई 5 ग्रुप था जो कि 1996 में बना था, 1996 में बना था, जिसमें उज्बेकिस्तान नहीं था, पर 2001 में उज्बेकिस्तान की एंट्री हो गई थी और 2003 से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आ गया था। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इनमें 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। कौन कौन है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और लेटेस्ट आप देखिए, रिसेंटली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। कहाँ पर ज्वाइन किया, समिट हुई थी इसकी आस्टाना, कजाकिस्तान में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ। संयुक्त अरब अमीरात का एक संघ है। आपको बताना है कि कितने अमीरात का ये संघ है, 5 एमिरेट्स का, 6 एमिरेट्स का, 7 एमिरेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। UAE में आपको बताना है कि कौन कौन से इंक्लूडेड वो बताइए पार्ट्स हैं जो मिल करके UAE बनाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 एमिरेट्स मिलकर UAE बनाते हैं। कौन कौन से हैं, अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, फुजैरा है, रश अल खैमा है, शारजहां है, अल कुवैन है। और इनका सबका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। करेक्ट। 1971 में इसका नाम UAE पड़ा था। इसके पहले ये ट्रूशियल स्टेट्स थे जिसमें सिर्फ 6 राज्य थे। रश अल खैमा नहीं था इसका पार्ट, लेकिन UAE में ये इसका पार्ट बन गया। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिटेंट। डिटेंट से क्या मतलब है, ए रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव में आराम 1960 से 1970 के बीच में। बी इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेंशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव की तीव्रता। सी रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत। डी है इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव की तीव्रता।
ये आपके सिलेबस में है डिटेंट, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अभी तो सिर्फ मतलब पूछा गया, बताइए क्या है इसका मतलब। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत, यही है डिटेंट। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसी बीच में यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस थोड़े बहुत इम्प्रूव हो रहे थे 1967 से 1979 के बीच में। दोनों के ही बीच में ट्रेड बढ़ा, कॉपरेशन बढ़ा, यानी एक तरह से रिलेशन इम्प्रूव हो रहे थे। पहले किन्हीं दो नेशन के बीच लड़ाई हो और बाद में जब वो रिलेशन इम्प्रूव हो उसे हम डिटेंट कहते हैं। और यहाँ पर ये कोल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक रिलेशन उनके थोड़े बहुत इम्प्रूव होने लगे थे, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है कि रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज पैक्स अमेरिकन। पैक्स अमेरिकन क्या है। एन अमेरिकन मिसाइल, एक अमेरिकी मिसाइल। पीस थ्रू अमेरिकन पावर, अमेरिकी सत्ता के माध्यम से शांति। सी है रशियन फॉर डिफीट अमेरिका, अमेरिका के हार के लिए रूस। डी है नन ऑफ दी अबव, या कुछ और है। बताइए पैक्स अमेरिकन क्या है। क्या आपने आज से पहले पैक्स अमेरिकन का नाम सुना है। अगर सुना है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पीस थ्रू अमेरिकन पावर। पहले तो इसका मतलब ये लिया जाता था कि ये शांति स्थापित करना ग्रेट पावर्स के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कैसे शांति स्थापित की जाए, पहले इसका मतलब ये लिया जाता था। पर अगर हम मॉडर्न सेंस में आज के समय में देखें तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद में इंटरनेशनली तौर पर, आप पूरा एक विश्व स्तर पर देखेंगे किस तरह से चीज़ों को सुधारा, एक शांति स्थापित की। और अमेरिका ने ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने यूएन की स्थापना में, आईएमएफ की स्थापना में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन, रियलिस्ट आर, यथार्थवाद के बारे में ये क्वेश्चन है। ए है कि एडवोकेट्स ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड वॉर, आक्रामक विदेश नीति और युद्ध के पैरोकार हैं ये। या बी सपोर्टर्स ऑफ वॉर, ये वर्क नहीं है ये वॉर हुआ यहाँ पे। व्हेन इट इज नेसेसरी फर्दर अ रीजनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे वर्क नहीं वार होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, काम के समर्थक, जब काम नहीं यहाँ पे लड़ाई होगा। लड़ाई के समर्थक, ये युद्ध के समर्थक जब राष्ट्रीय हित की तर्कसंगत समझ के लिए यह आवश्यक है। सी है कंसर्न विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, केवल आर्थिक विकास से चिंतित है। डी अफ्रेड टेररिज्म विल मेक द वर्ल्ड अ लेस सेकुलर प्लेस, आतंकवाद से भयभीत दुनिया को एक कम धर्मनिरपेक्ष स्थान मिलेगा। यथार्थवाद को बताना है कि क्या विश्वास था आपको, किस चीज का वो सपोर्ट करते थे, एक आक्रामक विदेश नीति का या फिर वॉर का जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बताना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत करते हैं तभी आपको अप्रोचेस पढ़ने पड़ते हैं, और अब वहाँ पर सबसे पहले रियलिस्ट अप्रोच से ही शुरुआत होती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रियलिस्ट का ही मानना था कि स्टेट एक इम्पॉर्टेंट एक्टर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और अगर जहाँ पर राष्ट्रहित की बात आ जाए वहाँ पर उसको वॉर का प्रयोग, पावर का प्रयोग करना चाहिए। अपने स्टेट की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए उसको वॉर या युद्ध का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। इन्होंने सही ठहराया था वॉर के यूज को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन, व्हाट डज जस एंड बेलम मीन्स। जस एंड बेलम का मतलब क्या होता है। ए जस्टिस एंड ब्यूटी, न्याय और सौंदर्य। जस्टिस एंड ऑर्डर, न्याय और आदेश।
या सी द प्रिंसिपल दैट स्टेट मस्ट ऑब्जर्व ट्रीटीज, सिद्धांत कहता है कि संधियों का पालन करना चाहिए। डी लॉज ऑफ वॉर गवर्निंग व्हेन इट इज लीगल टू यूज फोर्स टू और वेज वॉर, युद्ध संचालन के नियम जब युद्ध या मजदूरी युद्ध के लिए बल का प्रयोग करना कानूनी है। बताइए जस्ट एंड बिलोंग का मतलब क्या है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉज ऑफ वॉर गवर्निंग व्हेन इट इज लीगल टू यूज वॉर और टू वेज वॉर। ये एक बॉडी है जो कि गवर्न करती है कि कैसे वॉर को रेगुलेट किया जाए, एक लीगल नॉर्म्स फॉलो करने के लिए एक पार्टिसिपेंट जो वॉर में है, आर्म कन्फ्लिक्ट जो हो रही है उसमें लीगल नॉर्म क्या होने चाहिए उसका ये काम करती है। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर एक बॉडी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन, हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ रियलिज्म थ्योरी, जिसका नाम यथार्थवाद सिद्धांत से जुड़ा है। किसका? कार्ल मार्क्स का, हांस मॉर्गेनथ्यू का, वुड्रो विल्सन का या हॉब्स का? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समटाइम्स आप आसान क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है कि जिसको नहीं आता उसको आ जाए और जो थोड़ा बहुत भूल गया उसका रिवीजन हो जाए। रियलिज्म थ्योरी से जुड़े हुए हैं हांस मॉर्गेनथ्यू जी। इनकी बुक्स देख लीजिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस जो इनकी बहुत फेमस बुक है, 1948 में पब्लिश हुई थी। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर 1946 में। द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 में। ये क्लासिकल रियलिज्म के सपोर्टर थे। और न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद कौन था? केनेथ वॉल्श। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? ए टू बी अ फोरम फॉर ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, व्यापार और उदारीकरण के लिए एक मंच होना। बी टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, विकास में देशों की सहायता करना। सी टू फैसिलिटेट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में निजी निवेश की सुविधा के लिए। या डी ऑल ऑफ द अबव, सारे ही वर्ल्ड बैंक के रोल हैं। बताइए आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट। यही सबसे मेन रोल होता है विश्व बैंक का। विश्व बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन देती है, ग्रांट्स देती है ऐसी सरकारों को जो पुअर होती हैं, इसलिए ताकि वो भी कुछ आगे बढ़ सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका। और इसमें मेंबर हैं 189 मेंबर हैं। मेन इसका दो रोल है कि एंडिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी और बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अब वर्ल्ड बैंक देखिए मेनली दो बैंकों से बनती है, एक IBRD और एक IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। जब 5 संस्थाएं मिल जाती हैं तो वो विश्व बैंक का एक समूह बन जाता है। कौन कौन सी हैं वो संस्थाएं? IFC है, मीगा है, ICSID है। आप वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अकर्ड ड्यूरिंग, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान हुई। आपको बताना है कि किस ईयर में क्यूबा मिसाइल हुई थी, ये संकट कब आया था? 1958 में, 1960 में, 1962 में या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, किसी और साल में हुई थी। अगर आपको एग्जैक्ट साल याद होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बताइए क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे।
और बताया भी था कि ये किस साल हुई थी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1962 में 16 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक 13 दिन ये पूरा संकट चला था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। हुआ ये था कि जो सोवियत यूनियन था इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी क्यूबा में, न्यूक्लियर मिसाइल थी एक तरह से, और क्यूबा में उन्हें लगा दिया था। और जब ये खबर अमेरिका को मिली थी तब अमेरिका ने कहा भी था, हटाने की बात भी कही थी। तो ये फाइनली 13 दिन ये पूरा संकट चला था। और उस समय सोवियत के लीडर कौन थे? निकिता खुश्रोव थे, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, और क्यूबा में जो लीडर थे वो फेडेल कास्ट्रो थे। आपको आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन, वुड्रो विल्सन वॉज प्रोपोनेंट ऑफ। वुड्रो विल्सन के प्रस्तावक थे। आपको बताना है कि वुड्रो विल्सन क्या सपोर्ट करते थे? रियलिज्म, यथार्थवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, सी आइडियलिज्म, आदर्शवाद, डी सोशलिज्म, समाजवाद। बताइए वुड्रो विल्सन किसके सपोर्ट में थे? 4 तरह की विचारधाराएं यहाँ पर दी हुई हैं। आपको बताना है कि वुड्रो विल्सन जी किसका सपोर्ट करते थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइडियलिज्म, आदर्शवाद के सपोर्टर थे वुड्रो विल्सन। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और इन्होंने ही आइडियलिज्म को एडवोकेट किया था। अब देखिए आदर्शवाद की आपको पता होना चाहिए कि विचारधारा क्या थी, क्यों ये उसको सपोर्ट करते थे। देखिए आदर्शवाद की विचारधारा थी कि वॉर, यूज ऑफ फोर्स, वायलेंस, ये सब कुछ स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए। युद्ध, हिंसा, इन सब से कुछ नहीं होगा। इनका इस्तेमाल जो स्टेट्स करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। हमें ह्यूमैनिटी को, मोरालिटी को प्रमोट करना चाहिए। और तो और इन्होंने कहा कि वर्ल्ड को, विश्व को हम फ्री कर सकते हैं हिंसा और युद्ध से थ्रू साइंस और एजुकेशन। यानी कुल मिलाकर के ये विचारधारा युद्ध के बिल्कुल विरोध में थी। और ये कहते थे कि तब तक राज्यों के बीच में सुधार उनके रिश्तों में नहीं होगा जब तक कि वो वार करना नहीं छोड़ देते। यही आदर्शवाद की विचारधारा थी। ये किसी भी तरह से हिंसा और युद्ध के समर्थक नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। वॉशिंगटन सर्वसम्मति से क्या मतलब है? ए, द कॉन्सेंसस इज द वॉशिंगटन अबाउट मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के मामलों के बारे में वॉशिंगटन में सहमति। बी, द 10-point गाइडेंस टू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में विकास के लिए उदार आर्थिक सुधार के लिए 10 सूत्री मार्गदर्शन। सी, द 10-point गाइडेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोप। यूरोप में आर्थिक विकास के लिए 10 सूत्री मार्गदर्शन। डी, द 10-point न्यू लिबरल फॉर प्रोग्रेस इन द यूएस। अमेरिका में प्रगति के लिए 10 सूत्री नव उदारवादी। बताइए अब वॉशिंगटन सर्वसम्मति क्या है? इसमें कौन सी चीज थी, क्या क्या चीजें इनमें इंक्लूडेड थी, आपको यहां पर ये बताना है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन में से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द 10-point गाइडेंस टू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर डेवलपमेंट अराउंड दी वर्ल्ड। इसमें 10 आर्थिक नीतियां बताई गई थी। किसने इन्हें रिकमेंड किया था? डेवलपिंग कंट्री के लिए रिकमेंड किया गया था, और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने 1989 में ये वर्ड क्वाइन किया था, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। मेन पर्पस इसमें यही था कि उन कंट्रीज की हेल्प की जाए जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं। अब इनमें 10 पॉइंट क्या थे? इन्हें मेनली IMF, वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी ने दिया था। अब 10 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इसमें था कि गवर्नमेंट को कम उधार लेना चाहिए ताकि इस पर बोझ ना पड़े बाद में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहिए। फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए और FDI के नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए। और
प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए रेलवे का, ऑयल का और गैस का। ऐसे ही कुल 10 पॉइंट इसमें दिए गए थे कि डेवलपिंग कंट्री इनको फॉलो करके आगे बढ़ सकती है, अपना वो डेवलपमेंट कर सकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी इसके पीछे थी। इसको देने का जो कारण है वो उन्होंने ही दिया था। और वर्ड किसने कॉइन किया था? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने 1989 में। आपको आज पता चल गया कि वाशिंगटन सर्वसम्मति क्या है, इसलिए आप क्वेश्चंस किया करिए। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। और हाँ, अगर आपने इसके पहले पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर लिखिए, खुद को एनालाइज करिए, एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तभी आप नेट या JRF निकाल पाएंगे। जितना आप अपना बेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।